ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग। अब तक हम पढ़ चुके थे कि जो हमारा एसिड था उसके रासायनिक गुण के बारे में। तो फ्रेंड्स, रासायनिक गुण में हम कितना पढ़ चुके थे। रासायनिक गुण में हमने पढ़ा था कि जब अम्ल की रिएक्शन हम धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, जब अम्ल की रिएक्शन हम धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, यही तो है रासायनिक समीकरण कि किसकी रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं तो क्या बन जाता है, और वो बन भी जाता है तो उसको याद करना है कहां पर यूज होगा। वो यूज होता है जब हम बड़ी बड़ी क्लास में आते हैं, 11th में 12th में आगे, तो इक्वेशंस आती हैं सामने और आपको समझ नहीं आता क्या बनाना है। जैसे लिख के दे दिया कि एक ऐसा अम्ल ले लीजिए जिसके साथ ये धातु लगा दीजिए तो क्या बनेगा, तो आपको ये रिएक्शन याद होगी तो आप कर सकते हैं ना। तो इसीलिए मैं ये रासायनिक गुण करा रहा हूं जिससे आप याद कर लें कि अगर अम्ल की रिएक्शन कभी भी किसी धातु के साथ कराओगे तो हमेशा लवण बनेगा, साथ में हाइड्रोजन बनेगा। तो ये चीजें याद करने वाली होती हैं। रासायनिक जो गुण है हमारे, आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल के रासायनिक गुण। अब तक जो पढ़ चुके थे उसके आगे के पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करा दिया था अम्ल के रासायनिक गुण दो तरह से, एक था धातु की रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा अम्ल से, और एक था अम्ल से अगर धातु कार्बोनेट की करेंगे तो क्या बनेगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उन दोनों पॉइंट्स के आगे के पॉइंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, और वो दोनों पॉइंट्स हमारे रासायनिक गुण में ही आते हैं। जो हमारा अम्ल है एसिड, इसके रासायनिक गुण में ही आते हैं। तो अम्ल के रासायनिक गुण हमारे चल रहे थे, अम्ल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। फ्रेंड्स, यही तो टॉपिक चल रहा था। उस दिन वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको दो ही पॉइंट्स बताए थे। आज मैं एक दो पॉइंट और बता के आगे अम्ल के कितने प्रकार है वो भी बताऊंगा। आप बस वीडियो पूरी एंड तक देखना। अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, दो पॉइंट्स मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, उस पर क्लिक करिए, उस वीडियो को भी देख लीजिए। अब पढ़ने वाले हैं अगर अम्ल की रिएक्शन हम क्षार से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा है। अगर अम्ल की रिएक्शन हम क्षार से कराएं, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, अभिक्रिया, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, अगर अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। अम्ल की अगर क्षार से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा लवण और जल बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला याद करने वाली बात है। कभी भी अम्ल के साथ अगर कोई क्षार दे दिया तो आपको माइंड में केवल एक ही बात रखनी है कि जल बनेगा और लवण तो बनना ही है। तो ये चीजें याद करने वाली होती हैं। एग्जाम में इन्हीं का ही तो फायदा होता है। अम्ल प्लस क्षार, ठीक है, रिएक्शन होके हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा, लवण, ठीक है, लवण बनेगा, साथ में जल तो बनेगा H2O। फ्रेंड्स, इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला बन गया। आप इसको लर्न कर लीजिए कि अम्ल की रिएक्शन जब भी किसी क्षार से होगी तो हमेशा लवण बनेगा और H2O बनेगा। आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो कि यार क्या बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन बनेगा, हीलियम बनेगा, वो सब ना, वो जब याद नहीं होता तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन अगर आपको याद है सिंपल सा फंडा, तो आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे माइंड में और हमेशा सही करके आएंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इस रिएक्शन को हम एक रिएक्शन और भी कहते हैं, उदासीनीकरण भी इस रिएक्शन को हम कहते हैं, क्योंकि इसमें उदासीन हो गया ना, अम्ल से क्षार से लवण बन गया, उदासीन हो रहा है, जल बन गया, जल बन जाए उदासीन हो गया, तो इसको उदासीनीकरण रिएक्शन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप समझ गए होंगे अम्ल की रिएक्शन अगर क्षार से कभी भी कराएंगे, क्षार से रिएक्शन आप अम्ल की किसी भी क्षार से कराएंगे तो हमेशा लवण और जल बनेगा, H2O, लवण तो बनना ही है, साथ में जल बनेगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है अम्ल के जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। अब तक दो बता दिए थे, थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा होने वाला है जब अम्ल की रिएक्शन हम धातु ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा। उसमें भी सिंपल है, कुछ नहीं बनेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स बनाने, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे तो आपको समझ आएगा। एक एक रिएक्शन को लिखना है और उसको समझना है, विद नेम उसको लिखना है। इस तरीके से आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो आपको याद रहेगी ना, अम्ल की जब क्षार से रिएक्शन होती है तो ये बनता है, तो वहां पर आप अपना माइंड चलाकर जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो तुरंत के तुरंत उसको देख ले। और लास्ट वीडियो आपको देखनी है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, क्लिक करिए उस लिंक पे और उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए अपना नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा अम्ल है एसिड, उसकी रिएक्शन आप कराएंगे धातु ऑक्साइड से। क्षार से करा चुके हैं, धातु ऑक्साइड से कराएंगे, और धातु से करा चुके हैं, धातु कार्बोनेट से करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं जब अम्ल की रिएक्शन हम धातु ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो इसकी सिंपल सी हेडिंग है, अम्ल की रिएक्शन, अम्ल की धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या करना है, हमको अम्ल की रिएक्शन धातु ऑक्साइड से करानी है और उसके बाद फिर क्या बनेगा उस फॉर्मूला को बता देता हूं, और इनके एग्जांपल भी मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। अभी आपको केवल फॉर्मूला बता रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, जब अम्ल हमारा रिएक्शन करेगा, किससे करेगा,
धातु ऑक्साइड से धातु, मान लीजिए कोई भी, अभी एग्जांपल नहीं बता रहा, मान लीजिए धातु ही लिख देते हैं यहाँ पर, धातु ऑक्साइड ही लिख लेते हैं। अभी जब एग्जांपल बताऊंगा तब यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखना है, ठीक है। अम्ल की रिएक्शन मैंने धातु ऑक्साइड से कराई तो क्या बनेगा भाई, सिंपल सी बात है, ये भी बिल्कुल उसी की तरह बनेगा जैसा क्षार में हुआ था, लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा। क्योंकि भाई ऑक्साइड और धातु मिलकर हमारा एक लवड़ी तो बनता है, एक क्षार बनता है तैयार होके, तो वो मतलब बात वही बनती है जाके, ये एक तरह से क्षार ही है अगर देखा जाए, एक तरह से क्षार है, घुमा फिरा कर क्षार ही बनेगा, लेकिन इसको लिख दिया गया है। जब धातु की रिएक्शन हम ऑक्साइड से कराएंगे तो हमारा क्षार बनता है, लेकिन ये धातु ऑक्साइड है तो समझ जाइए यहाँ पर क्षार है, और इस क्षार जो मैंने भी कराया था उसी की तरह लवण और जल बन जाएगा। तो सिंपल सी बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब अम्ल की रिएक्शन किसी भी धातु ऑक्साइड के साथ हो, किसी भी धातु ऑक्साइड के साथ हो, तो हमेशा लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा। तो फ्रेंड्स अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक अम्ल की जगह हमने ले लिया H2SO4, H2SO4 भी तो हमारा एसिड होता है, तो एक एसिड हमारा H2SO4 हो गया, ठीक है, एसिड हो गया। अब धातु ऑक्साइड में हम मान लीजिए मैग्नीशियम Mg धातु ले ली, ऑक्साइड की जगह O हो गया, ठीक है। अब भाई ये रिएक्शन होके क्या बनाएंगे, तो भैया अम्ल की रिएक्शन हमने धातु ऑक्साइड से कराई तो हमारा लवण क्या बनेगा, लवण बनेगा हमारा सिंबल सा MgSO4, ठीक है, लवण हमारा MgSO4 बन गया। और जल बनना है, सिंपल है, जल तो क्लियर है बनेगा, H2O फिक्स है बनेगा, और लवण आपको बस बनाना आना चाहिए। तो H2SO4 हमारा एसिड था, उसकी रिएक्शन हमने धातु ऑक्साइड से कराई तो हमारा MgSO4 बन गया, साथ में जल बनेगा H2O। ये क्वेश्चन देख लेते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, SO4 ठीक है, Mg और ऑक्सीजन उधर 4 और 3, यहाँ पर 4 और 3, ठीक है, बिल्कुल सब चीज 5 है, ऑक्सीजन हमारे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर SO4 और SO4, ठीक है, यानी कि S ले लीजिए तो सिंपल एक एक है, चाहे SO4 डायरेक्ट ले लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एक क्वेश्चन बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अम्ल की रिएक्शन जब धातु ऑक्साइड से कराई तो सिंपल सा हमारा लवण और जल बना, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कभी भी कोई एग्जाम में पूछ ले तो आपको क्या याद रखना है, लवण तो बनाना आता है, हर किसी को आता है, कि यहाँ पर क्या बनेगा, कोई गैस निकलेगी या ऑक्सीजन गैस बनेगी, क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप H2O लगा दीजिए, आपकी क्वेश्चन सही हो जाएगी। और यहाँ पर लवण तो हर कोई बना लेता है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, और वहीं पर एक क्वेश्चन गलत हो जाती है। तो ये मेन रोल रहता है कि यहाँ पर H2O जल बनेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्षार से जब रिएक्शन कराई थी तो अम्ल हमने ले लिया HCl क्षार वाले के लिए, और क्षार को ले लीजिए, मान लीजिए हमने कोई क्षार ले लिया, NaOH ले लिया, क्षार हमारा NaOH, ठीक है, एक क्षार हमने ले लिया NaOH, एक HCl एसिड ले लिया और क्षार ले लिया NaOH। अब रिएक्शन होके क्या होगा, ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, जब अम्ल की रिएक्शन किससे हो, अम्ल की क्षार से रिएक्शन हो, उसके लिए बता रहा हूं मैं। ऊपर पॉइंट में मैंने एग्जांपल सोचा था बाद में बताऊंगा, और आपको बाद में बताऊंगा तो क्लियर रहेगा, साथ के साथ बताएंगे तो आप भूल जाएंगे। अब आपको लर्न रहेंगे दोनों पॉइंट्स कि जब अम्ल की रिएक्शन क्षार से होती है तो क्या बनता है। तो पहले अम्ल ले लेते हैं HCl और क्षार हमारा NaH हो गया, ठीक है। अब बनेगा क्या, सिंपल सा हमारा NaCl बनेगा पहले तो लवण, ठीक है, और जल तो बनना ही है H2O, उसमें भी यही पॉइंट था कि लवण बनेगा जल बनेगा, और इसमें भी यही पॉइंट है। बस जो हमारा बीच का रोल रहता है, धातु ऑक्साइड है इस जगह और उस जगह हमारा क्षार है, ये बात याद रखनी है। अम्ल और धातु ऑक्साइड की होगी तो भी लवण जल बनेगा, अम्ल और क्षार की होगी तो भी जल और लवण बनेगा। तो ये चीजें याद रखनी है। ये अम्ल धातु ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला हो गया, जब H2SO4 यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हमने धातु ऑक्साइड से MgO से कराई तो MgSO4 बना, साथ में जल बना, ठीक है। अब क्या आता है, अम्ल की क्षार से हो तो क्या बनेगा, HCl हमने अम्ल ले लिया, ठीक है, और NaOH हमारा क्षार है, तो सोडियम ऑक्साइड हमारा क्षार हो गया, इधर HCl हमारा एसिड हो गया, रिएक्शन हो गया, NaCl हमारा बन गया लवण, ठीक है, लवण बन गया, साथ में H2O जल बन गया। ये तो बनेगा फिक्स है, बन क्या गया, इसी का ही तो मेन रोल है। अगर आप यहाँ पर जल नहीं लगाएंगे तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी, और जल लगाने से आपकी रिएक्शन सही हो रही है, और ये कही जा रही है कि अम्ल की क्षार से रिएक्शन हो रही है। तो फ्रेंड्स यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि क्या पॉइंट कहां पर लगाना है। तो इस तरीके से आप अम्ल की क्षार से हो रिएक्शन तब क्या बनेगा वो बता दिया मैंने, अम्ल की धातु ऑक्साइड से हो तब क्या बनेगा। दोनों पॉइंट क्लियर है, बस आपको माइंड में कंफ्यूजन ना हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके लिए हर सॉल्यूशन लाने के लिए तैयार हूं। तो फ्रेंड्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अम्ल की रिएक्शन क्या होती है, किससे क्या होती है, एक बार नोट कर लेंगे तो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने आगे के पॉइंट की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, सिंपली कितने प्रकार के होते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, उनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से नोट्स बनाने वाला हूं, आप बस कॉपी पे नोट करते रहिए, कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको रिएक्शन समझ आ गई होंगी कि जब अम्ल की रिएक्शन धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो लवण जल बनता है, और क्षार से कराते हैं तब भी लवण जल बनता है। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप लर्न कर लेंगे। बात आती है आप पहचानना सीख रहे हैं,
और आप पहचानना लगे ना तो सब काम आसान हो जाएगा। आपको बस पहचाना आना चाहिए और कुछ नहीं। पहचान के तो पूरी सिंपल है रिएक्शन, पहचान ही तो मेन रोल रखती है, आपको लर्न करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लवण और H2 आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कि अब हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल के सारे पॉइंट मैं बताने वाला हूं, अम्ल किस तरीके से कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अपने अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अम्ल वाला टॉपिक। अम्ल वाले टॉपिक में जितने भी प्रकार के अम्ल है मैं आपको एक करके बताता जाऊंगा और उनकी डेफिनेशन आपके सामने लिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है हमारा अम्ल में प्रबल अम्ल। जो हमारा अम्ल है वो प्रबल अम्ल है, और ये क्या होता है इसको समझेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये जो अम्ल है हमारा अम्ल प्रबल, या इसको प्रबल अम्ल बोल दिए, ठीक है। जो हमारा प्रबल अम्ल है इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऐसा अम्ल जो पानी में पूर्णतः आयनित हो जाए, ऐसा एसिड जो हमारा जल है, वाटर है, उसमें पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, यानी आयन पूर्ण रूप से दे दे, तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब प्रबल का तो मतलब आप जानते होंगे अधिक मात्रा में, यानी इन अम्ल में जो मात्रा इनकी अधिक होती है, अधिक मात्रा वाले अम्ल होते हैं, इनमें पावर ज्यादा होती है अम्ल में, तभी तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं जल में। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारे कौन कौन से अम्ल हो गए, सिंपल सा एक HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, एक हो गया नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीन अम्ल हमारे क्या होते हैं, जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इसलिए इनको प्रबल अम्ल कहा गया है। तो प्रबल अम्ल हमारा क्या होता है, सिंपल सा वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जांपल मैंने बता दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा आयनित हो जाता है जल में, H2SO4 भी हो जाता है पूर्णतः, और HNO3 भी हो जाता है, यानी नाइट्रिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये तीनों अम्ल हमारे पानी में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इसलिए इनको प्रबल अम्ल में रखा गया है। अब नेक्स्ट अम्ल हमारा कौन सा है वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल से आप समझ गए होंगे, दुर्बल का मतलब कमजोर। तो ये अम्ल हमारा कमजोर अम्ल होने वाला है, तो इसका हेडिंग डाल लेते हैं दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल है तो भाई ये पानी में आयनित नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, दुर्बल अम्ल पानी में आयनित नहीं होता है, ऐसे अम्ल हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल, ठीक है, वे अम्ल जो पानी या जल में आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वे अम्ल जो पानी या जल में आयनित नहीं होते हैं, तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, ऐसे अम्ल कहलाते हैं हमारे दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। दुर्बल और प्रबल से तो आप समझ ही सकते हैं, प्रबल है तो पूर्ण रूप से उसमें अम्ल बुरी तरीके से अम्ल भरा पड़ा है, यानी कि अम्ल की मात्रा उसमें अधिक है, और अम्ल की मात्रा अधिक है वो पानी में पूर्णतः आयनित हो जाएगा। और जो कमजोर दुर्बल है तो भाई वो तो होगा नहीं। तो इस तरीके से आप समझ दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, CH3COOH। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको पता लगेगा हाँ ये अम्ल दुर्बल अम्ल है। ये आयनित नहीं होता है पानी में, आप एक बार प्रैक्टिकल के लिए भी देखना, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल अगर आपको मिले तो उसको पानी में डालना, वो आयनित नहीं होगा। तो ये एक ऐसा दुर्बल अम्ल है जो पानी में आयनित नहीं होता है, इसलिए इसको हमने दुर्बल अम्ल में रखा गया, और इसका नाम हमारा सिंपल सा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो हमारा CH3COOH है ये एक ऐसा अम्ल है जो दुर्बल है और पानी में आयनित नहीं होता। तो दुर्बल अम्ल भी आपको समझ आ गया होगा और प्रबल अम्ल भी समझ आ गया होगा। तो ये ही दोनों अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई अम्ल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों अम्ल आपको मालूम है तो आप समझ सकते हैं कि प्रबल अम्ल का क्या काम है और दुर्बल अम्ल का क्या काम है। भाई आयन के ऊपर ही तो डिपेंड होता है, H+ आयन देता है वो प्रबल अम्ल होता है, यानी ये क्षार के प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा बहुत कम आयन दे रहा है, आयन नहीं दे पा रहा ना, आयनित नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए जल में जो आयनित हो जाते हैं वो हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जो नहीं हो पाते हैं वो
दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो में जो भी पढ़ाया आपको सब समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं और भी कोशिश करूंगा समझाने की। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा तो फिर बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के पॉइंट्स पढ़ा दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।